सोचो, एक ऐसी जगह जहां बच्चे खेलने के लिए मैदान नहीं, बमों से गिरे मलबे का सहारा लेते हैं, जहां स्कूल जाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि कहीं आज आखिरी दिन तो नहीं, जहां एक तरफ मिसाइलें हैं और दूसरी तरफ खून से सनी किताबें। और ये कहानी है इजराइल और पैलेस्टाइन की, क्योंकि यहाँ हर परिवार ने किसी अपने को खोया है, कभी किसी आतंकवादी हमले में तो कभी किसी रॉकेट अटैक में। और ये सिर्फ एक जमीनी लड़ाई नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी लड़ाई है पहचान की, अधिकारों की और अस्तित्व की। क्या आप जानते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या सच में इजराइल ऑक्यूपायर है या फिर उसका अपना जख्मी इतिहास है? क्या फिलिस्तीन सच में विक्टिम है या फिर उसका भी अपना कोई नजरिया है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बात करते हैं सबसे पहले सन 1917 की, जब दुनिया पहली बार वर्ल्ड वॉर में जल रही थी। ब्रिटिश एम्पायर ने एक लेटर जारी किया जिसका नाम था बैलफोर डिक्लेरेशन। इसमें साफ साफ कहा गया था कि पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश नेशनल होम बनेगा, और इस टाइम पर भी कुछ यहूदी लोग यहाँ पहले से ही रहा करते थे, हजारों सालों से। जेरूसलम में उनका पवित्र टेम्पल भी था और वो जगह उनके इतिहास, धर्म और पहचान से जुड़ी हुई थी। पर ऑटोमन एम्पायर के पतन और ब्रिटिश मैंडेट के टाइम पर यह इलाका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का शिकार बन गया। ब्रिटिशर्स ने इधर ज्यूज को भी पैलेस्टाइन में बसाने का वादा किया और उधर अरब्स के मुस्लिम से भी, यानी एक जमीन पर दो कम्युनिटी को बसाने का वादा। और यहीं से शुरू हुआ वो कंफ्यूजन जिसका दर्द आज तक भी जारी है। 20वीं सदी में यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ते गए और हिटलर का नाजी रिजीम आया, जो यूरोप के सभी यहूदियों को खत्म करना चाहता था। और अपनी इसी सनक में उसने 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूज को हॉलोकॉस्ट में मौत के घाट उतार दिया था। अब पूरी दुनिया के लिए सवाल यह था कि अब ज्यूस लोग जाएं तो जाएं कहां? तो अब फिलिस्तीन ही वो जगह थी जहां से ज्यूस लोगों ने पलायन किया था, और इसीलिए यही एक ऐसी जगह थी जिसको ये लोग अपनी मदरलैंड कह सकते थे। और 1940 के दशक में जो ज्यूज हॉलोकॉस्ट में बचने में कामयाब हो गए थे, उन्होंने अब पैलेस्टाइन लौटना शुरू कर दिया था, जहां ऑलरेडी काफी अरब मुस्लिम बस चुके थे। इसीलिए वहां पर रह रहे अरब लीडर्स ने इसे इन्वेजन समझा और यहूदियों को यहां ना बसाने की मांग की, और धीरे धीरे यही मिसअंडरस्टैंडिंग एक बड़े टकराव में बदल गई। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान पास किया और पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। ज्यूज को 55% जमीन दी गई और अरब्स के मुस्लिम को 45%। अब यहूदी लीडर्स ने तो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब्स के जो लीडर्स थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और इस रिजेक्शन के पीछे उनका ये लॉजिक था कि हम यहूदी राज्य को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देंगे। और फिर 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और इसी दिन जन्म होता है इजराइल का। लेकिन इसके अगले ही दिन इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। 5 अरब देश मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया, इसको निस्ते नाबूद करने के लिए। और इसी युद्ध को पहला अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। बट इंटरेस्टिंगली और सरप्राइजिंगली नए नए बने इस छोटे देश ने रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद इन 5 देश को हरा दिया और ये जंग जीत ली। नतीजन इस लड़ाई में लगभग 7 लाख पैलेस्टाइनियंस को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। अब जो अरब्स के लीडर्स थे उन्होंने विस्थापित फिलिस्तीनी लोगों को आश्वासन दिया कि जब हम इजराइल को मिटा देंगे तो फिर तुमको वहां बसा दिया जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया और फिलिस्तीनी लोगों के इस एक्सोडस या विस्थापन को कहा जाता है नकबा। 1948 की जंग के बाद जो गाजा स्ट्रिप थी वो इजिप्ट के कब्जे में चली गई और जो वेस्ट बैंक था वो जॉर्डन के पास चला गया। पैलेस्टाइनियंस के पास ना तो कोई अपनी सरकार थी और ना ही इनके पास कोई आज़ादी। लेकिन उस टाइम पर दुनिया ने इजिप्ट या जॉर्डन से इस विषय पर कोई भी सवाल नहीं किया। बहरहाल इजराइल ने अपने पहले युद्ध में गाजा या वेस्ट बैंक को बिल्कुल भी टच नहीं किया था। लेकिन उसके बाद आता है 1967 का 6 डे वॉर। 1967 में अरब देशों ने मिलकर फिर से इजराइल पर हमला करने की कोशिश की और इजराइल को चारों तरफ से घेरने की साजिश हो रही थी। अब जब अरब देश साजिश रच ही रहे थे तो उस टाइम पर मिस्र ने सिनाई में भारी सैन्य जमावड़ा किया था और स्ट्रेट ऑफ टायरन को इजरायली जहाजों के लिए बंद कर दिया था। इसके अलावा जो मिस्र, जॉर्डन और सीरिया थे ये भी सैन्य गठबंधन और युद्ध की तैयारियों में लगे हुए थे, जिसको इजराइल ने युद्ध की धमकी मारा। इजराइल ने इस बढ़ते खतरे के जवाब में 5 जून 1967 को सुबह करीब 7:45 पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। मतलब दुश्मन के हमला करने से पहले ही उस पर हमला करना।
इसमें इजराइल ने मिस्र के कई हवाई ठिकानों पर और जहां जहां सैन्य जमावड़े थे वहां हमला किया, जिसे ऑपरेशन फोकस कहा जाता है। और फिर इसके बाद शुरू होती है 6 डे वॉर। इसके बाद इजराइल ने जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ भी हमले तेज कर दिए, जिसमें जॉर्डन और सीरिया के काफ़ी सारे सैन्य ठिकाने तहस नहस हो गए थे। और मात्र 6 दिनों में इजराइल ने निर्णायक जीत हासिल करके गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और ईस्ट जेरूसलम पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि इजराइल ने ये इलाका कब्जा किया है, पर इजराइल का कहना है कि हमने ये ज़मीन खुद को बचाने के लिए ली, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। 1987 गाजा में शुरू हुआ फर्स्ट इंतिफादा। इंतिफादा मतलब होता है कि इजरायली ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में इजराइल के खिलाफ पत्थरबाजी, प्रदर्शन और हिंसा करना। और इसी टाइम पर जन्म हुआ एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप का, जिसका नाम रखा गया हमास। हमास का खुला ऐलान था कि इजराइल का अस्तित्व नहीं होना चाहिए और हम इसको मिटा कर रखेंगे। 2006 में हमास ने गजा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और इलेक्शन भी जीत गया और 2007 में फतह को हटाकर पूरे गजा में अपना कंट्रोल कर लिया। और तब से गजा में एक्सट्रीमिज्म अपने चरम पर पहुंच गया और स्कूल, हॉस्पिटल्स की जगह हथियार और रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां बन गई, जिससे यहाँ के एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज बद से बदतर होती गई। ना कोई डेमोक्रेसी और ना ही कोई फ्री प्रेस। यहाँ चलता है तो सिर्फ और सिर्फ हमास का रूल, जो समय समय पर इजराइल पर रॉकेट अटैक लॉन्च करता है, जिसको लोकल फिलिस्तीनी भी पूरा सपोर्ट करते हैं। अब जो थोड़ा बहुत हॉस्पिटल और स्कूल यहाँ हैं भी, वो भी किसी न किसी इंटरनेशनल फाउंडेशन ने फंड करके रखे हैं। अब हमास के इन छोटे मोटे हमलों से बचने के लिए इजराइल ने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया, ब्लॉकेड्स लगाए और अपने डिफेंस सिस्टम को तैयार किया। अब इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक चीज बहुत कॉमन है कि हर कुछ साल में एक पैटर्न रिपीट होता है, जिसमें हमास इजराइल पर रॉकेट लॉन्च करता है और इजराइल जवाबी हमला करता है। गजा में काफी नुकसान होता है और दुनिया शांति बनाए रखने की अपील करती है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमास रैंडम टारगेटेड रॉकेट लॉन्च करता है जो इजराइल में किसी भी एरिया में जाके फट सकते हैं, जबकि इजराइल टारगेटेड अटैक करता है जहां या तो मिलिटेंट छुपे होते हैं या तो फिर जिस बिल्डिंग से हमास के रॉकेट लॉन्च हो रहे होते हैं। इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में हमास जानबूझकर सिविलियंस के पीछे छुपता है, ताकि जब सिविलियंस मरे तो उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो सके और इजराइल को ही दोषी बताया जा सके। अब गजा में हुए नुकसान को देखकर दुनिया इजराइल को तो दोष देती है, लेकिन कोई हमास से ये नहीं पूछता कि वो सिविलियन एरिया से रॉकेट क्यों चलाते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉस्क से वेपन्स क्यों लॉन्च होते हैं और चैरिटी के नाम पर जो फंड दिया जाता है उससे लोगों की हालत सुधारने की बजाय हथियार खरीदने में क्यों लगाया जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने भी सुना ही होगा। इसमें हमास ने सिर्फ रॉकेट ही नहीं दागे, बल्कि इजराइल के बॉर्डर को क्रॉस करके 1200 से ज़्यादा सिविलियंस को मार डाला, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इजराइल का इस पर यह स्टेटमेंट था कि ये हमारा 9/11 है और अब हम हमास को इसका सॉलिड जवाब देंगे। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. इसके बाद इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया, जो कि आज तक भी जारी है। इस ऑपरेशन का टारगेट है हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स और लीडर्स को जड़ से उखाड़ फेंकना। अभी तक हमास के जो टॉप लीडर थे वो मारे जा चुके हैं और जो छोटे मोटे कमांडर, ऑपरेटर और वर्कर थे उनमें से भी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। टनल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है और आईडीएफ गाजा में घुसकर हमास के मिलिटेंट्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है और ये जंग अभी भी जारी है। अब इजराइल कहता है कि हमें जीने का हक दो, हमें अपने नागरिकों को सुरक्षित करने का हक चाहिए, तो फिलिस्तीन कहता है कि हमें आज़ादी चाहिए, अपनी ज़मीन, अपनी पहचान चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हमास जैसे चरमपंथी संगठन गाजा की बागडोर संभाले रहेंगे, न इजराइल को चैन मिलेगा और न फिलिस्तीनियों को सम्मान। शांति का रास्ता तब खुलेगा जब बच्चों के हाथों में पत्थरों की जगह किताबें होंगी, जब स्कूल बमों की चपेट में नहीं बल्कि सपनों के आलम में होंगे और जब लीडर्स हथियारों की नहीं बल्कि
की इंसानियत की बात करेंगे। आपके हिसाब से इस संघर्ष का हल क्या हो सकता है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।